नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और अब हमारे जो इतिहास की ये सीरीज़ है, इस सीरीज को इस प्रकार नहीं चलाया जाएगा कि केवल एंशिएंट हिस्ट्री लेके चला जाए। अब हम लोग इस प्रकार चलाया जाएगा कि एंशिएंट भी लेके चला जाएगा, मिडवल भी लेके चला जाएगा, मॉडर्न भी लेके चला जाएगा, जिससे आपके जो एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम लंबे समय के लिए पोस्टपोन्ड हो गए हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, कुछ बुराइयां भी होती हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। आपके लिए अच्छाई ये है कि आप इस समय अपनी कमजोरियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक आपको नहीं आता उस पर आप इतने अच्छे से काम करिए कि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम हो आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो और अपीयर होने के बाद उसको आप क्लियर कर जाए। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री में भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, इस टॉपिक को दो तरह से लिखा जाता है, भारत पर अरबों का आक्रमण या सिंध पर अरबों का आक्रमण या प्रथम मुस्लिम आक्रमण। इसे इस प्रकार से क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। जो अरब आक्रमण था ना, इसे मुस्लिम आक्रमण भी कहते हैं और प्रथम मुस्लिम आक्रमण कहते हैं। साथ ही साथ इस अरब आक्रमण को सिंध आक्रमण भी कहते हैं या सिंध विजय भी कहते हैं। अब देखते हैं कि भारत पर जब अरबों का आक्रमण होता है तो वो सबसे पहले इस पश्चिमी क्षेत्र पर होगा। ठीक है, आपको अधिकतर आक्रमण एंशिएंट टाइम में भी आक्रमण पढ़े थे, वो सारे के सारे आक्रमण आप पश्चिमी क्षेत्रों के आक्रमण ही पढ़े हैं, ना कि पूर्वी क्षेत्र के आक्रमण पढ़े हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था, ये बात है। इसकी जानकारी हमें फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलता है। ठीक है, कि सिंध पर विजय अरबों ने किया था और जो चचनामा है ये चच के नाम पर है और चच जो थे ये दाहिर के पिता। ठीक है, जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अब भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण होते हैं वो 3 आक्रमण होते हैं। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में, यानी पहला जो आक्रमण होता है वो 711 ईस्वी में होता है और ये होता है उबैदुल्ला के नेतृत्व में। दूसरा होता है उसी साल 711 ईस्वी में बुदैल के नेतृत्व में। ठीक है, तो आप इसके लिए ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे ये चल रहा है हम लोगों का क्वारंटाइन टाइम कोरोना की वजह से, तो क्वारंटाइन की वजह से हम लोग उब गए हैं, तो इस उबने में पहला ऊ ले लीजिएगा उबैदुल्ला और ब ले लीजिएगा बुदैल। ठीक है, अब जो सफल आक्रमण करता है वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके नेतृत्व में भारत पर प्रथम सफल आक्रमण होता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह सफल आक्रमण को प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, जब यह भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत के सिंध पर दाहिर नामक एक ब्राह्मण शासक का शासन था। क्लियर? अब आगे बात किया जाए। अब जब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, दाहिर का एक बंदरगाह था जिस बंदरगाह का नाम था देवल, ये सबसे पहले देवल पर पहुंचता है और देवल पर अधिकार करता है। तो देवल एक बंदरगाह है। कई बार ये प्रश्न पूछ ली भी गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले किस पर आक्रमण करता है, तो सबसे पहले देवल पर आक्रमण करता है। अब मोहम्मद बिन कासिम के जो विभिन्न आक्रमण होते हैं, अभियान होते हैं, उन अभियानों की हम चर्चा करने चल रहे हैं। ये पहला इसका अभियान होता है देवल। ठीक है, देवल में दाहिर का भतीजा रहता है और वो शासन करता है। ठीक है, दाहिर के भतीजे और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में
युद्ध होता है और युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। लेकिन जीतने का जो मुख्य कारण होता है वो छली ब्राह्मणों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया जाना। वहां पर कुछ ब्राह्मण होते हैं और वो छली ब्राह्मण मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे देते हैं, जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम देवल पर अधिकार कर लेता है। अब इसका दूसरा जो अभियान होता है उस अभियान का नाम होता है नीरून अभियान। जब ये नीरून में पहुंचता है तो वहां पे बौद्ध भिक्षु होते हैं और आपको पता है कि बौद्ध जो होते हैं वो शांति के प्रतीक होते हैं, ठीक है, या शांति के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। जब ये नीरून पहुंचता है तो नीरून की जब अभियान करता है तो वहाँ के बौद्ध भिक्षु शांतिपूर्वक अपने आप को इसकी अधीन कर देते हैं और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये रहता है नीरून की घटना। उसके बाद ये सेबन अभियान करता है। सेबन अभियान में यहाँ पर इसका सामना दाहिर के चचेरे भाई माजरा से होता है, ठीक है। माजरा मोहम्मद बिन कासिम से थोड़े से विरोध करता है, लेकिन पुनः यह मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। अर्थात सेबन अभियान भी मोहम्मद बिन कासिम का सफल अभियान होता है, ठीक है। अब पहुंचता है मोहम्मद बिन कासिम रावर पर और जहां का शासक होता है दाहिर। दाहिर पूरे सिंध का शासक होता है। ये जो जितने क्षेत्र है पूरे सिंध के क्षेत्र हैं, लेकिन वास्तव में जो दाहिर होता है ये रावर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में दाहिर मारा जाता है, ठीक है। रावर अभियान में दाहिर क्या होता है, मारा जाता है और मारे जाने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब देखिए, दाहिर जब मार दिया जाता है तो दाहिर की जो विधवा पत्नी होती है रानबाई, रानबाई मोहम्मद बिन कासिम के साथ वीरतापूर्वक लड़ती है और रावर की किले की सुरक्षा करती है। अंततः जब रानबाई को लगता है कि अब उससे इस किले की रक्षा नहीं हो पाएगा और उसका हरण करके मोहम्मद बिन कासिम अरब लेके चला जाएगा, तब वह अपने आप को उससे बचाने के लिए जौहर प्रथा करती है और अपने सम्मान की रक्षा करती है। क्लियर। इसके बाद रावर के बाद मोहम्मद बिन कासिम पहुंचता है ब्राह्मणाबाद, अब ठीक है, और इसे कहते हैं ब्राह्मणाबाद का अभियान। बहुत प्रमुख अभियान है। यहां पर दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन करता है, ठीक है। ब्राह्मणाबाद में दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन करता है, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह के मध्य भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में जयसिंह की पराजय होती है और जब जयसिंह की पराजय होती है तो जयसिंह रणभूमि छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। अब भागने के बाद यहां पर जो दाहिर की दूसरी पत्नी होती है, विधवा पत्नी लाड देवी, ठीक है, और दाहिर की दो पुत्रियां होती हैं, सूर्या देवी और परमल देवी। इन दोनों को बंदी बनाता है मोहम्मद बिन कासिम और बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेज देता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि किस अभियान में दाहिर की विधवा पत्नी लाड देवी और उनकी दो पुत्रियों सूर्या देवी और परमाल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजता है। तो आप बताएंगे ब्राह्मणाबाद अभियान में, ठीक है। अब यही जो घटना होती है मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु का कारण बनता है, ठीक है। उसके बाद यह आरोर या अलोर का अभियान करता है, ठीक है। यहां पर इस दाहिर के छोटे बेटे, ठीक है, उसका शासन होता है और वह भी इस युद्ध में पराजय का सामना करता है।
अर्थात अगर कहा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम हर क्षेत्र को जीतता है और जीतने के बाद वो आगे पहुंचता है। अंततः वो पहुंचता है मुल्तान। ठीक है, जैसे हम मुल्तान के अभियान के नाम से जानते हैं। जब वो मुल्तान पहुंचता है तो वो मुल्तान से अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण लूटता है। ठीक है, स्वर्ण लूटने के कारण यानी इसे यहां पर अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है, जिस कारण मुल्तान को वह स्वर्ण नगरी कहता है। क्लियर? अब देखिए, ये इसके 7 अभियान थे। अभियान के बाद अगर बात करें तो अरबों द्वारा भारत की विजय का क्या कारण था, क्यों ये भारत पर विजय किए। ठीक है, तो कहते हैं कि जब अरब भारत पर विजय कर रहे थे या करने का अभियान कर रहे थे तो भारत में कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। अगर सर्वोच्च शक्ति होती, कोई बड़ी शक्ति होती है, जैसे नंद साम्राज्य के तरह, मौर्य साम्राज्य की तरह, गुप्त साम्राज्य के तरह, तो ये क्या करते, ये भारत पर आक्रमण नहीं करते। उस समय क्या थी, सर्वोच्च शक्ति की अभाव था। दूसरी बात कहते हैं कि जो सिंध का शासक दाहिर था वो अदूरदर्शी था। ठीक है, वो कहा जाए तो वो दूर की नहीं सोचता था। साथ ही साथ कहा जाता है कि मुसलमानों में जो ये अरब वाले थे इनमें कुशल नेतृत्व के गुण थे। अगर कुशल नेतृत्व के गुण नहीं होते तो मोहम्मद बिन कासिम इन 7 के 7 अभियान को नहीं जीत पाता। ठीक है, और वो भी सफलतापूर्वक। ठीक है, साथ ही साथ ब्राह्मणों ने क्या किया, दाहिर का साथ न देकर इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। यानी ब्राह्मणों ने क्या किया, दाहिर के साथ छल किया। अब नेक्स्ट कारण की बात करें तो इनका मुख्य कारण जो था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना कि यहां पे उन्हें बसना था। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। साथ ही साथ अभी आपको पता है कि मुल्तान अभियान से इन्हें अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण प्राप्त हुए थे। ये अफ्रीका भी गए थे, यूरोप भी गए थे, वहां से इनको उतना धन प्राप्त नहीं हुआ था जितना धन भारत से प्राप्त हुआ था। अर्थात धन लूटने की प्रेरणा जो थी ये भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी थी। अब ये तो कारण थे कि क्या कारण थे कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किए। अब कहते हैं कि सिंध विजय के क्या प्रभाव पड़े थे। ठीक है, तो कहते हैं इसके कारण ये मुसलमान थे, हिंदू समाज में जो मद्यपान था यानी शराब और मांसाहार बढ़ा। ठीक है, साथ ही साथ कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे शूद्रों का मंदिर में प्रवेश। ठीक है, पंचतंत्र जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, इसका अरबी भाषा में कलीला वादिमना नाम से अनुवाद किया गया। ठीक है, किसका, पंचतंत्र का, अरबी भाषा में कलीला वादिमना नाम से। साथ ही साथ ये जब अरब के रहने वाले हैं तो अरब एक सूखा प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश होने की वजह से वहां पर खजूर का बहुत उत्पादन होता है और वहां पर ऊंट का पालन भी होता है, क्योंकि ऊंट का वो क्या करते हैं, रेगिस्तान के जहाज के रूप में प्रयोग करते थे। वहां से भारत को खजूर प्राप्त होता है और खजूर का उत्पादन होता है और साथ ही साथ ऊंट पालन पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब ये अरबी पहली बार भारत पर जजिया कर लगाए थे, क्योंकि दाहिर ब्राह्मण था और ब्राह्मणों से वसूले जाने वाले धार्मिक कर को जजिया कर नाम दिया गया और मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, जैसे आप तुगलक वंश में पढ़ेंगे और मुगल वंश में भी पढ़ेंगे इसी जजिया कर के बारे में। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ, अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाले हैं, भारतीयों द्वारा जो गुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत था। ठीक है, हर्ष द्वारा रचित
खंड खाद्य जो था इसका अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। यानी भारतीयों ने क्या किया, अरब जाकर ब्रह्मगुप्त द्वारा जो रचित ब्रह्म सिद्धांत था, हर्ष द्वारा रचित खंडन खंड खाद्य था, इसको अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। यानी ये कई भारतीय किताबों को ले जाकर अरबी भाषा में उसका क्या किए, अनुवाद किए। अब साथ ही साथ इन्होंने अरबों ने शून्य और दार्शनिक सिद्धांत, जो दशमलव वाले सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं, का ज्ञान सीखकर इसका रोमन में प्रचार किया। रोमन साम्राज्य में क्या किया था, अरबों द्वारा जो भारत का शून्य और दार्शनिक सिद्धांत था, रोमन साम्राज्य में इसका प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, अब देखिए अरबों के विषय में लेनपून का क्या कथन है। तो लेनपून कहते हैं कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रह गई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भारत पर कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।